Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the matrix method. This is lecture 6, probably the last lecture, maybe the second last lecture. ये डिपेंड करेगा कितना टाइम कंज्यूम होता है इस पूरे लेक्चर को बनाने में. तो लेट्स बिगिन दिस lecture now. Or sorry, before beginning I would like to introduce you myself Piyush Sharma, and I'm here to help you guys for the competitive exam. चलिए अपना लेक्चर हम लोग अब शुरू करते हैं. तो आज जिस लेक्चर की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड बेसिकली बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ता है और उसका कुछ कारण ऐसा भी है, समझ में आता है हम सबको कि इसका बेसिक से नहीं बताया जाता है. और सिविल में तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ें बच्चों की मैट्रिसेस जिनकी वीक होती है उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है. तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे कि मैट्रिक्स मेथड को अगर मैं ब्रेक करूँ कि फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, फॉर ऑब्जेक्टिव एंड फॉर सब्जेक्टिव. अगर आप ये बोलो नहीं ऑब्जेक्टिव है ये सब्जेक्टिव है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ. यानी कि ईएससी, गेट, एसएससी, जेई, कोई भी आपका पीएसयू हो, इसरो वगैरह, जो भी जितने भी पेपर्स हैं आपके सारे के सारे जो होंगे वो यहाँ क्लियर कवर हो जाएंगे. यहाँ कन्वेंशनल क्वेश्चंस ये छोटे छोटे पोर्शंस लूँगा मैं, बट कन्वेंशनल क्वेश्चन को ध्यान में रख के लेक्चर नहीं बना रहा हूँ. उसके लिए हम बाद में बनाएंगे वंस वी आर डन विद द ऑब्जेक्टिव थिंग्स. तो वो आपकी लर्निंग का हिस्सा बाद में बनेंगे, बट फॉर नाउ अभी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस लेक्चर को पूरा आपके सामने अभी प्रेजेंट करूँगा. बट मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अभी आप जस्ट 12th क्लियर करके आए ये समझ के चल रहा हूँ. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ मैट्रिसेस के छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी, बट फिर भी हम थोड़ा सा उसको देखेंगे और उसको फिर सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा लिंक करेंगे. मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसूँगा, डेरिवेशंस में नहीं घुसूँगा. मैं सिर्फ ऊपर का पॉइंट जो है, मैं जो इक्वेशन है वो क्यों आई कैसे आई बस उसके बारे में बात करूँगा. फिर कैसे हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, उससे सॉल्व करेंगे. तो उस तरीके से हो सकता है कि आप ज़्यादा बेटर समझ पाएँ. तो चलिए देखते हैं. आपने जैसे याद होगा इन 11th 12th और इवन इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर द फर्स्ट ईयर हमें एक ऐसी मैट्रिसेस दी जाती थी लीनियर इक्वेशन वाली, जिसमें एक्स वाई जेड होते थे, है ना, और बोलते थे इनकी मैट्रिक्स बना दो. तो हम बना देते ना मैट्रिक्स. इसके कोफिशिएंट क्या, 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो 1 1 1. इधर ही एक्स में 0 है, इधर वाई में 2 है 5, तो 0 2 5. दिस इज 2 5 -1 2 5 -1. ओके. और जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड है, इन टू एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट 6 - 4 27. ये चीज़ें हमने देखी हैं, और जिन्होंने नहीं देखी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बस तुम इतना ही याद कर लो. अगर आप एक को ऐसी इक्वेशन मिले तो इनके कोफिशिएंट की एक अलग मैट्रिक्स इनटू एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की मैट्रिक्स. बस इसे हम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी का फॉर्म भी कहते हैं इन मैट्रिक्स. तो इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा सिविल इंजीनियरिंग में. अब देखो ये मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे यूज़ होता है. इसमें हमने क्या किया, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं हर एक नोड्स पे लिखी जाएंगी. मैं सीधे इक्वेशन की बात करूँगा, कैसे लिखेंगे वो हम नीचे देखेंगे विद सॉल्व्ड एग्जांपल, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी. तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, इसकी जगह हमारे पास क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन. अच्छा, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स मेथड के जो अननोन्स हैं वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन है. फोर्स नहीं है या मोमेंट्स नहीं है. हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं निकाल रहे हैं. यानी कि हम क्या निकाल रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होंगे मैट्रिक्स मेथड से, और निकाल रहे होंगे रोटेशंस. ये चाहो तो कॉपी में लिख लेना, वैसे मैं नीचे लिखा हुआ मैंने शायद लिख दिया उसमें, नहीं तो मैं कोने में वापस लिख दूंगा. अब बेसिक इक्वेशन कैसी होती है, यहाँ पे किसी भी फोर्स या मूवमेंट, ये पी जो है ये फोर्स या मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल्स टू के 1 1 इंटू यू वन, के 1 2 इंटू यू टू, ऐसे करके चीज़ें होती हैं. जैसे के 1 2 इंटू यू वन, के 2 2 इंटू यू टू, दो इक्वेशन बना ली. अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं. सो P1 P2 इज इक्वल्स टू वही K11 K12, फिर K21 K22 इज इक्वल्स टू इनटू ऑफ U1 एंड U2. U1 U2 क्या है, हमारे अननोन्स है. जैसे वो एक्स वाई जेड जो ऊपर वाली इक्वेशन में थे बिल्कुल वैसे की वैसे. और ये क्या है, ये बेसिकली या तो ये डिस्प्लेसमेंट है या ये रोटेशन है. ऐसा नहीं कि इक्वेशन सिर्फ में उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही होगा या रोटेशन, नहीं, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, उसमें रोटेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहीं आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता भी है. अच्छा, ऐसे ही इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ जो मैंने यहाँ लिख दी है, तो ये कौन सी इक्वेशन हुई, ये इक्वेशन है भाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप. देखो यहाँ फोर्स आ गया और ये मूवमेंट आ गया.
ये स्टिफनेस आ गई, और यू जो है ये डिस्प्लेसमेंट और वो आ गया रोटेशंस। तो दिस इज बेसिकली फोर्सेस, और ये जो के है ये स्टिफनेस है। जनरली आपको के जो है आई जे की फॉर्म में मिलेगा, के आई जे। आई जे क्या है? स्टिफनेस एट आई ड्यू टू यूनिट इफेक्ट एट जे। यूनिट इफेक्ट का मतलब अगर मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया डेल्टा तो मैं कितना दूंगा? 1 यूनिट का दूंगा, और अगर मैंने रोटेशन दिया तो कितना दूंगा? 1 रेडियन का दूंगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट इफेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ मैं लिख सकता था यूनिट डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले यूनिट इफेक्ट लिखता हूँ जिससे आपको बेसिक डेफिनेशन आपके अंदर उतरे, उसको आपको समझ में आए। तो इसलिए मैंने लिखा है के आई जे इज इक्वल्स टू स्टिफनेस एट आई ड्यू टू यूनिट इफेक्ट एट जे। मतलब जे पे जो आपने यूनिट इफेक्ट डाला है उसकी वजह से आई के ऊपर क्या स्टिफनेस हो गई है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में हम नीचे देखेंगे। यू आई क्या है? रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट है, जैसा मैं बोल रहा था। अब आते नीचे, यहाँ मैंने लिखा है नोट बाय मैट्रिक्स मेथड वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कई बार तो क्वेश्चंस में यही पूछ लिया गया है मैट्रिक मेथड से आप निकाल क्या रहे हो? फोर्स, मोमेंट, क्या? भाई डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशंस को ही निकालते हैं। अच्छा, स्टिफनेस शुरू करने से पहले, स्टिफनेस मैट्रिक शुरू करने से पहले आपको स्टिफनेस की बेसिक डेफिनेशन में याद दिला दूँ। ये मैंने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में तो बहुत ही डिटेल में समझाई हुई है, वहाँ से देख सकते हो, बट मैं फिर भी यहाँ पे रिपीट करूँगा। क्या है स्टिफनेस? क्या है? लोड रिक्वायर्ड टू हैव यूनिट डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन। देखना, बार बार मैं बोलूँगा, जब भी मैं स्टिफनेस की बात करूँगा ना तो एक जॉइंट को मैं बार बार यूनिटली डिस्प्लेस कर दूंगा या यूनिटली उसे रोटेट कर दूंगा, या आप बार बार देखोगे। पर जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन अंडर यूनिट लोड, या यूँ कहूँ यूनिट मूवमेंट, कई बार ज़रूरत पड़ेगी रोटेशन के लिए तो यूनिट मूवमेंट भी लगाऊंगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी में मैं यूनिट लोड मूवमेंट लगा के देखूंगा भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जबकि स्टिफनेस में मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन से जज करूंगा कितने लोड की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक डेफिनेशन है। इसी दो डेफिनेशन जो है ना, इन पे ये आपको 10 तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे इन गेट, इन ईएसई। मैं आपको ऐसे ही बता दूं। फिर भी मैंने यहाँ पे सोचा कि भाई यार ये जो चीज़ है ना, उन क्वेश्चन की बजाय यहाँ पे समझा दूंगा तो वो सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। अब इन दो डेफिनेशन से एक चीज़ क्लियर है, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टिफनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी। ये इक्वल्स टू लिखा है, इसकी जगह प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर टर्म होगी। तो स्टिफनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, या कहूँ स्टिफनेस मैट्रिक्स इज इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये ज़्यादा बेटर रहेगा मैट्रिक्स के टर्म में। इक्वल्स टू लगा रहा हूँ तो समझ जाना मैट्रिक्स की बात हो रही है, और सिंपल टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो बोलना प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, अब मैंने आपको याद होगा स्टिफनेस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था मूवमेंट के अंदर बेटा कि ये स्टिफनेस आप पढ़ोगे तो स्ट्रक्चरल स्टिफनेस कैसी होती है? m/θ होती है, और स्प्रिंग स्टिफनेस कैसी होती है? p/डेल्टा होती है। तब मैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या सीख रहा था कि यार हमें इस वाली चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, अपन इसको भूल जाओ, आप तो सिर्फ ये याद रखो। बट जब हम स्टिफनेस मेथड की बात करते हैं ना, तो स्प्रिंग स्टिफनेस और स्ट्रक्चरल थिकनेस स्टिफनेस, यानी कि लोड की वजह से आई हुई स्टिफनेस और मूवमेंट की आई वजह से स्टिफनेस, दोनों को ही हमें देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और रोटेशंस की बात कर रहे हैं। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? सिर्फ मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, वहाँ एक्शियल और शेयर का इफेक्ट क्या कर रहे थे? नेग्लेक्ट कर रहे थे, है ना। यहाँ पे एक्शियल का इफेक्ट मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, शेयर का इफेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करूँगा, इसलिए आपको के जो है दो की दो फॉर्म में मिलेंगे। इसको मैं हमेशा स्प्रिंग वाला बोलता हूँ क्योंकि बचपन से यार अपन ने p/डेल्टा यानी कि p/डेल्टा इसको स्प्रिंग के कांस्टेंट के फॉर्म में याद किया है, तो मैं इसको हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, बच्चों से याद भी रहता है वो। स्प्रिंग स्टिफनेस एंड मेंबर स्टिफनेस, स्ट्रक्चरल मेंबर स्टिफनेस, ये हमने अभी देखी है। तो मूवमेंट बाय थीटा, जिन्हें स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है प्लीज़ अभी की अभी जाके मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का जो लेक्चर है उसको देख डालें, उसके बाद बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं सॉल्व करने के, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक चल रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए विद कंसेप्ट एंड लर्निंग। तो मैं उसी बेसिस पे हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करूँगा। ये वो सो चीज़ें जैसे आप पढ़ोगे बुक्स के अंदर, टेबलर हो गई या NPTEL पे जाकर पढ़ो, उस दुनियादारी घुसा देते हैं, बच्चों को समझ कुछ आता नहीं है। एक फंडामेंटल मेथड है, एक कंप्यूटर मेथड है। कंप्यूटर मेथड में इतना फोर्स कर रखा है NPTEL में कि अरे तो बच्चों को सिर्फ ये सिखाओ ना कंप्यूटर क्या करने वाला है, क्वेश्चन तो हाथ से सॉल्व करने, तो हम फंडामेंटल की बात करेंगे वो गड़बड़ हो जाता है। कोचिंग्स की उठा लो, वो तो खैर अपने हिसाब से चलते ही हैं, वो तो सही हैं ही, बट मैं तो भाई 25 ईयर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये लेक्चर बनाया है,
स्पेसिफिकली मैट्रिक्स मेथड का, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स क्या है? स्टेप्स हैं कुछ, ये जो मैंने लिखे हैं 5। देखते हैं पहला स्टेप क्या है। फाइंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी n, तो स्टिफनेस ऑफ मैट्रिक्स इज n बाय n। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। आपको कोई भी स्ट्रक्चर मिले ना, उसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल दो। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी याद होगा, मैंने आपको इंडिटरमिनेसी में डी के बारे में फॉर्मूला बताया था, 3j m प्लस आर ई माइनस आर आर, एक्चुअली इन एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर्स के लिए, और एक्चुअली एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर का अलग फॉर्मूला था, वो वाला ही इंडिटरमिनेसी डी के। वो कितनी निकल के आई है? n। तो मेरे को स्टिफनेस मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनानी पड़ेगी? n बाय n की। यानी कि स्टिफनेस मैट्रिक्स आपकी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये लिख देता हूँ। अब ये पॉइंट जो है ना, मैं यहीं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं जो है ना पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में, और कई बार बच्चे कई रट भी लेते हैं, पर इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा बता दूं कि स्टिफनेस मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी n बाय n की, और n क्या है? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। आगे आओ। अब आप जैसे फिक्स्ड एंड मोमेंट किस में लिखते आए थे? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, या यूँ कहूँ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में। बिल्कुल सेम वे में आपको यहाँ पे भी फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स लिखने हैं। चलो एक स्टेप तो जाना पहचाना मिला, ये बहुत अच्छी बात है। राइट द स्टिफनेस बाय गिविंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट और यूनिट रोटेशन टू नोड 1 फॉर ऑल कनेक्टेड मेंबर्स। यानी कि किसी भी एक नोड को पकड़ के, जैसे मैंने बोला था हमें डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन से मतलब है, वहाँ या तो मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूंगा, यूनिट रोटेशन दूंगा। यूनिट डिस्प्लेसमेंट यूनिट रोटेशन क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ठीक है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो यहाँ यूनिट लोड होता या यूनिट मूवमेंट होता। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो। ठीक है। फिर चौथा स्टेप क्या है? रिपीट स्टेप 3 विथ यूनिट डिस्प्लेसमेंट और यूनिट रोटेशन एट नोड 2। अब नोड 2 को दे देंगे, फिर पूरे मेंबर्स में इफेक्ट देख लेंगे। ऐसे करके लिखना, और फिर उसके बाद आप मैट्रिक्स लिख दो। आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन दिखने वाले हैं ईएससी, गेट और एसएससी जेई या किसी भी पीएसयू के पेपर में? वो मैक्स टू मैक्स, मार्क माय वर्ड, मैक्स टू मैक्स आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई हमें तो सिर्फ स्टिफनेस मैट्रिक्स लिख के दे दो। आप तो एक काम करो, इनकी क्या क्या वो मेंबर वैल्यूज होंगी वो बता दो, तो मैं उसी चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा। ओके। तो ये जो मेथड होने वाला है स्टिफनेस, आपने जैसे पढ़ी होगी, अभी इस वाली चीज़ को छोड़ो, एक बार मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी मैंने ये क्यों लिखा हुआ है। जैसे कि मैट्रिक्स मेथड के लिए स्टिफनेस जो है बदलनी गई हैं, उनमें एक थोड़ी सी एडिशन है जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? देखो, जैसे याद करो जब मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, एक साइड फिक्स थी और एक साइड पे मोमेंट लगाया, और मैंने कहा था भाई स्टिफनेस एट बी एट बी इज इक्वल्स टू 4EI बाई एल बी ए, यही बात बोली थी, है कि नहीं? तो मोमेंट इफेक्ट पी पे था, हम ये बोलते थे 4EI बाई एल। अगर एंड वाला जो फार्दर एंड है वो हिंज हो तो 3I बाई एल, फिक्स हो 4EI बाई एल। ओके सर, ये याद है बिल्कुल। अब एक नई चीज़ आई है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्टिफनेस मैट्रिक्स में, ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में या स्लोप डिफ्लेक्शन में नहीं लगानी है, इसलिए मैंने ये लिखा है ओनली फॉर मैट्रिक्स मेथड, नॉट फॉर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्लोप डिफ्लेक्शन। क्या है? यही सेम कंसेप्ट उठाया और मैं यहाँ पहुँच गया, तो मैंने कहा KAB मूवमेंट इफेक्ट एट बी। मूवमेंट जो अपन ने मूवमेंट लगाया है, मूवमेंट का इफेक्ट कहाँ पे? बी पे। बी पे मतलब मूवमेंट बी पे लगाया, और ये कुछ इस तरीके से रोटेशन दे देगा 1। तो आपको मूवमेंट चाहिए फार्दर एंड। अभी आपने क्या देखा था? नियरर एंड। यहाँ एट बी दिख रहे थे, बी क्या है? नियरर एंड है। जबकि जो ए है ये KAB एट ए, ये क्या है? ये फार्दर एंड है। अगर आप फार्दर एंड की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वो 2EI बाय डिवाइड बाय LBA। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पढ़ा है, स्लोप डिफ्लेक्शन कहीं कुछ नहीं पढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मेथड का कंसेप्ट में आता है। ये याद कर लो यार। तो डेरिवेशन वेरिएशन देखना हो देख लेना बुक्स में, ये क्योंकि ये क्या है, एम्पेरिकली पहले कुछ अज्यूम किए गए चीज़ें, उसके बाद उन चीज़ों पे पहुंचा गया है, फिर उनको निकाला गया और फिर उनको यूज़ किया जाता है मैथमेटिकली इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो बेटर होगा, जैसे आपने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में 4EI बाय एल पढ़ा था, मैट्रिक्स मेथड के लिए एक एडेड चीज़ याद कर लो, 2EI डिवाइडेड बाय एल फॉर फार्दर एंड, फॉर फार्दर एंड।
ये चीज़ लिख लेना पॉज करके फॉर फार्दर एंड, ठीक है, ब्रैकेट बना के, भले से यहाँ पे ये टेम्परेरी लिखा था बट आप परमानेंटली लिख लेना। अभी मैं आगे चलता हूँ। अब स्टिफनेस की कुछ चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि क्वेश्चन कराने से पहले मैं खुद इनको यहाँ अलग से डिस्कस कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन कराते टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि 2-3 चीज़ें आ जाती हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे कैंटिलीवर है ए बी के नाम की, अब बी पे कोई भी लोड लगाया और मैंने इसको वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यानी कि इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी है। ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। हम सबसे पहले इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट बनाएंगे, यही मैंने स्टेप कहा था। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट बना दो, ये रहा, ठीक है सर। अब आप फिक्स्ड एंड मोमेंट की तरह देखोगे इसको और इसको दोगे डेल्टा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्या मोमेंट आ जाएगा, -6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, -6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक मोमेंट है, यहाँ एक मोमेंट है। मैंने आपको ये कहा था कि बेटा अपने को निकालनी है स्टिफनेस, यहाँ पे स्टिफनेस बनाई ना, स्टिफनेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। मेरे को तो के बी की स्टिफनेस दे दो सर, बी पॉइंट पे स्टिफनेस क्या होगी इस डेल्टा की वजह से। आप क्या कहोगे, सर आपने जो लोड लगाया पी बाय डेल्टा कर दो, यहाँ मूवमेंट का कंसेप्ट नहीं चल सकता क्योंकि मैंने ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ठीक है उसको निकालता हूँ। तो पी बाय डेल्टा के लिए मेरे को आर बी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए जीरो कर दो, तो -6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, -6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर हो गए माइनस का 12, और ये आर बी इंटू एल हो गए 12EI बाई एल क्यूब। आर बी की वैल्यू मिल गई, तो आर ए की वैल्यू -12EI बाई एल क्यूब। अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो आपको आर बी मिल गया, ये रहा अपवर्ड, और आर ए मिल गया डाउनवर्ड। तो स्टिफनेस ऑफ मेंबर बी इज इक्वल्स टू आर बी बाय डेल्टा। आर बी क्या है, ये रहा यार, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कट गया, 12EI बाय एल क्यूब। सो आपने देखी स्टिफनेस एट बी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इज 12EI बाय एल क्यूब। आपको बार बार ये चीज़ें क्वेश्चंस में यूज़ करने को मिलेंगी, मैंने सोचा मैं एक बार समझा देता हूँ, अब मैं सीधे इसको यूज़ करूँगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि स्टिफनेस की 4EI बाय एल के अलावा आपको याद करनी ही पड़ेंगी, तो बेटर होगा आप इस चीज़ को याद कर लें। जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट देना है तो उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो आएगा, उसकी वजह से होने वाली स्टिफनेस जो आएगी वो हो गई के बी, उसकी वैल्यू क्या हो गई 12EI बाय एल क्यूब। अब बात करते हैं हम स्टिफनेस ड्यू टू एक्शियल लोड। अभी तक हमने जो स्टिफनेस की बात की थी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको याद होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ m बाई थीटा था, वहाँ पे कभी भी p बाय डेल्टा की बात नहीं की थी, इसलिए मुझे स्पेशली यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है p बाय डेल्टा और m बाई थीटा को, ठीक है। सो यहाँ पे p बाय डेल्टा m बाई थीटा तो आपको याद है 4EI बाय एल, उसी वजह से ये कैसे आया, इसकी स्टिफनेस क्या हो गई, ये 12EI बाय एल क्यूब। जनरली आपको बुक्स में या कोचिंग वाले तो सीधे बोल देते हैं भाई रट लो ऐसे ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो दोबारा, मैंने सोचा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वो बता देता हूँ, उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी चीज़ें। उसी तरीके से यहाँ एक्शियल लोड है, आपने एक्शियल लोड लगा दो पी, बी पॉइंट जो है डिस्प्लेस कर गया डेल्टा से, तो स्टिफनेस एट बी विल बी पी बाय डेल्टा। अगेन सेम स्प्रिंगिंग कंसेप्ट लगा रहा हूँ, तो पी बाय डेल्टा पी एल बाई ए ही होगा, ये तो पता है एक्शियल लोड की वजह से, पी से बी कैंसिल ए ई बाय एल। तो स्टिफनेस ड्यू टू एक्शियल लोड इज ए ई बाय एल, एंड स्टिफनेस ड्यू टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि परपेंडिकुलर टू आई वुड से द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस या पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, वो क्या हो गई 12EI बाय एल क्यूब। तो जब मैं बताऊंगा आप थोड़ा विजुअलाइज भी कर पाएंगे आगे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ना लेके आई थॉट व्हाई नॉट टू इंट्रोड्यूस यू गाइज विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी कैसे मैं स्टिफनेस लिख रहा हूँ, और कैसे जो मैंने ऊपर बोल दिया चीखते हुए मैंने तुम लोगों को बस यूँ बोल दिया कि ये P इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन है ये हमारी मैट्रिक्स के फॉर्म की इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो, ये वाली इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से करूँगा तो ईजीली मैं समझा सकता हूँ, तो मैंने सबसे ईजी और बेसिक एग्जाम्पल लिया है हम सभी के लिए, वो है एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर है जिसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है यार, इसकी लेंथ L है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, और W किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी सबसे पहले निकालना शुरू करो, 3J माइनस M प्लस R सब कुछ रख दिया, ये सब आपको पता है, आया 1। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है इसकी
1। जितनी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी उतनी क्या हुई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे भी आपको देख के पता चल रहा है ए पे तो कुछ होना नहीं है सर, बी ना यहाँ जा सकता है क्योंकि हम एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल मानेंगे, है ना, और बी जो है सपोर्ट रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा, बस सिर्फ घूम सकता है। तो आपके पास कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, थीटा बी, यानी कि सिर्फ रोटेशन एट बी ही अलाउड मन्यूवर है एट जॉइंट बी। ए पे तो हो ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता, वो फिक्स जॉइंट है। चलिए सर बहुत बढ़िया। तो हमें जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहूँ या स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मिलेगी उतने बाई उतने का ये मेरा क्या होगा, मैट्रिक्स होगी, स्टिफनेस मैट्रिक्स होगी, राइट। मेरे स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने बताया दिया, हैंस स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ऑफ 1/1। अब 1/1 का मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा यार मैट्रिक्स में, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन का निकालो फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड फिक्स मारते हैं। ए बी को मैंने फिक्स बना दिया। ए पे क्या हो गया, माइनस का WL²/12, बी पे फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस का WL²/12। हमारा जो वही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के सेम साइन कन्वेंशन वही लेके चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव एंड डेल्टा ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। वही सारे हिसाब लेके चल रहा हूँ मैं, याद है, नहीं है तो ज़रूर देख लेना एक बार मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। एज बी इज हिंज, हमने तो जैसे अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में खुद आंख लड़ा के देखते थे, अरे वो हिंज है उसको बैलेंस कर दो। यहाँ पे फ्लेक्सिबल ये जो मैट्रिक्स है, स्टिफनेस मैट्रिक्स या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड मैट्रिक्स, इनके अंदर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सब अपने आप होगा। आपने क्या किया है, इसको फिक्स्ड एंड मूवमेंट बना दिया, आपने कहा ले भाई ये रे मूवमेंट। अब मुझे तो ये पता है यार बी एंड जो है यार भाई, एक बात बताइए तो हिंज है, मैं कहूँगा बिल्कुल यार। अब आप क्या कहेंगे, अच्छा एक काम करते हैं इसको बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ मूवमेंट तो हो नहीं सकता, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट लगा दो। एस बी इज हिंज हेंस अप्लाई अप्रोप्रिएट मूवमेंट एम बी इक्वल टू ये जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी, टेकिंग ए बी एज फिक्स्ड लाइक दैट ऑफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट विदाउट एक्सटर्नल लोड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने यहाँ लगाया, आपने मूवमेंट पता कर लिया, हाँ आपने कह दिया कि हाँ ये लो फिक्स माना था बी को, ये आ गया मूवमेंट, ये आ गया। मैंने कहा भाई मूवमेंट बी पे जो है वो हिंज है, तो आपने कहा ठीक है एक काम करो इसको बराबर करते हैं, इसको फिक्स ही रखते हैं, मार्क माय वर्ड, इसको फिक्स ही रखते हैं और इसके ऊपर एक उल्टा मूवमेंट लगा देते हैं। चलो लगा देते हैं, तो यहाँ पे फिक्स था और इसके ऊपर एक उल्टा मूवमेंट लगा दिया इसी के बराबर, फिक्स्ड एंड मूवमेंट के बराबर। तो इस फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वजह से जो फिक्स था ये थोड़ा सा रोटेट हो गया थीटा बी। क्या हुआ, बी पॉइंट जो है वो रोटेट हो गया थीटा बी। ओके सर बहुत बढ़िया, तो स्टिफनेस निकाल देते हैं हम, ठीक है, बी पे बैठ के स्टिफनेस देखते हैं। और स्टिफनेस हमें अगर इसको ऐसे देखूं तो याद होगा मैंने आपको बोला था स्टिफनेस के लिए 1 रेडियन का रोटेशन दे दो, यहाँ पे सर दे दिया 1 रेडियन का रोटेशन, यहाँ पे मूवमेंट लगा देते हैं एम बी, ठीक है यार। तो यूनिट लोड और यूनिट रोटेशन के लिए कितना लगाया मूवमेंट चाहिए, एम बी चाहिए, ओके चलो करते हैं, जो मैथमेटिकली रिक्वायरमेंट है जो बुक्स में वो वाला काम करते हैं हम। अब आपको K11 की ज़रूरत होगी, यहाँ पे 1 क्या है सर, मैंने ये जो पॉइंट है ना इसको 1 से डिनोट कर दिया है, ये लोकेशन जो B वाली जहाँ पे मैंने इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट लगा दिया है जिसकी वजह से 1 रेडियन का रोटेशन हुआ है, ओके, उसको कह दिया मैंने 1 पॉइंट। तो K11 इसका मतलब क्या है, स्टिफनेस एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 1, KIJ लिखा था ना वही है, तो स्टिफनेस एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 1, ठीक है। इसको याद करो, ये वाली चीज़ को मैं ऐसे देख सकता हूँ कि नहीं, याद आ रहा है बिल्कुल। अब आप कहोगे सर स्टिफनेस हो जाएगी 4EI/L, मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा 4EI/L ही तो है, हो गई आपकी स्टिफनेस K एट 1 पे। चलो ये बात भी आ गई। तो अब आप इक्वेशन जो ये 1 और 2 में जो 3 में जो भी देखा है, 2 एंड 3 में जो भी आपने देखा है स्टेप पे, इनको कंबाइन कर देते हैं। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट का इफेक्ट था, ठीक है, स्टिफनेस किसके लिए, यूनिट रोटेशन के लिए। ये स्टिफनेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट वाले को। तो थीटा बी के लिए कितनी हो गई, इंटू थीटा बी। आई बात समझ में, देखो K इज इक्वल्स टू एम बाई थीटा, मैंने तो कहा K11 इज इक्वल्स टू, आप इसके यूनिट रेडियन के लिए एम बी बोल दो, आप कहोगे ठीक है यार बोल देता हूँ, तो आपने कह दिया K11 इंटू जो भी है एम बी, बट हमको तो चाहिए थीटा बी, मैं इसको कह दूंगा K11 इंटू थीटा बी। इस तरीके से ये आया, यानी कि कुछ भी नहीं है, ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट पे लगे हुआ मूवमेंट है और उसके इक्वल एंड अपोजिट मैंने मूवमेंट लगाया हुआ है,
क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव भी लिया हुआ है थीटा बी पे। बस ये बन गई इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई? पी मैट्रिक्स। पी में मैंने आपको बोला था बेटा ये फोर्स भी हो सकता है और मोमेंट भी हो सकता था, वही हुआ। देखो मोमेंट आ गया ना यहाँ पे, पी प्लस के टाइम्स यू। यही तो आपकी वो मैट्रिक्स सॉरी इक्वेशन है जो मैट्रिक्स में यूज़ होती है। यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था इसलिए एक इक्वेशन बनाई मैंने, रख दिया। तो हमने मोमेंट रख दिया, तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सॉरी तो ये बन गई इक्वेशन। तो यहाँ ले गए, बना ली। अच्छा अब थीटा भी ही तो निकालना है मेरे को। मैट्रिक्स मेथड में हम क्या निकालते हैं? रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट। सो m11 बाई k11, इसको मैंने m11 लिख दिया, और ये जो mb था ना इसका m11 लिख दिया, और रख दिया यहाँ पे WL²/12 फिक्स्ड एंड मोमेंट, और k क्या था? 4EI बाई एल, 4EI बाई एल, तो ये बन गया WL3/48EI। तो थीटा भी कितना मिल गया आपको इसकी वजह से? 12L3/48EI। तो देखा ये मैट्रिक्स मेथड की अप्रोच है। यहाँ पे इसी तरीके से आपको वर्क करना है। तो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट था। अब आते हैं थोड़ा सा और हार्ड कर देते हैं यार। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा वो? सर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स पूछेगा, स्टिफनेस की, फ्लेक्सिबिलिटी की। मैं यहाँ हूँ ही समझाने के लिए। अब देखो एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर, सिंपल क्वेश्चन है, स्टिफनेस मैट्रिक्स बना दो इसके लिए बस। हमको तो ये दे दिया, हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। हमको तो बताया, याद बताया पीयूष सर ने क्या, सर सबसे पहले तो आप वो निकाल दो, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल देते हैं यार। डी इज इक्वल्स टू 3J माइनस एम प्लस आर ई माइनस आर आर, रख दी वैल्यूज, मिल गया 2। तो इसका मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स जो होने वाली है वो होने वाली है 2/2 की। अच्छा अब यहाँ से देखोगे तो वो जो दो अननोन है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की, वो क्या होने वाले हैं? सर बी और सी तो हिलने से रहे, क्योंकि एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल मानूंगा मैं इनको। तो बचा क्या? थीटा सी एंड थीटा बी। ये दो ही तो अननोन्स हो सकते हैं हमारे लिए। बिल्कुल सर, यहाँ रख दिया। अब आ जाओ, मैट्रिक्स हो गई 2/2 की, पता चल गया। मैंने क्या कहा था? फिक्स्ड एंड मोमेंट बनाओ सर, फिक्स्ड एंड मोमेंट बना दिया। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल लोड है ये 24 और 12, तो -PL/8 के कंसेप्ट से हमको चीज़ें मिल जाएंगी। ये लो PL/8 -PL/8 -30 +30, ये हो गया। और उसी तरीके से MBC दैट इज -15 एंड +15। ओके नाउ दिस इज अ वेरी गुड व्यू कि मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी पे बना -30, यानी कि ये है -30, ये है +30, ये है -15, ये है +15। तो मूवमेंट एट बी कितना हो गया है आपका? दोनों को जोड़ दूं फिक्स्ड एंड मूवमेंट का हिसाब। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो बी पे आया +30 -15 इज +15, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। गुड गुड गुड। इतनी चीज़ें आपको पहले से आती हैं, मैंने बस ये करके छोड़ दिया। अब स्टेप 3 पे आते हैं। अब देखो स्टेप 3 पे मैंने कहा था सबसे पहले नोड पकड़ो, उसको रोटेट करो, ठीक है, उसकी वजह से स्टिफनेस देख लो। फिर दूसरी नोड पकड़ना, उसकी वजह से स्टिफनेस देख लेना। यही मेरे स्टेप में लिखा हुआ था, यही मैं करूँगा। अब देखो कैसे। मैंने सबसे पहले पकड़ा पॉइंट बी। बी को हम मार्क कर देते क्योंकि बुक्स में आपकी स्टैंडर्ड नोटेशंस में जिन नोड को आपको एनालाइज करना होता है उन्हें एक नंबर देना होता है यार। इसलिए आप बार बार नोटिस करोगे कि हमें मैंने 1 2 1 2 लिखा हुआ है, नहीं तो मैं ए बी के फॉर्म में लिख सकता था। बट क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशंस कुछ ऐसे ही हैं जो आप नीचे समझ जाएंगे अभी देख के, उस वजह से मैं इसको ऐसे 1 2 के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। अच्छा हमने सबसे पहले एक टाइम पे एक पकड़ो। मैट्रिक्स मेथड की ब्यूटी ये है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ को देखते हो। तो सबसे पहले नोड 1 उठा लिया, हमें पता चल गया कि +15 है। +15 का मतलब फाइनल +15 का मतलब है ऐसा। मुझे इसका मतलब कैसा इक्वल एंड अपोजिट लगाना चाहिए, ऐसा। अब इक्वल एंड अपोजिट की वैल्यू तो मैं पता नहीं कर सकता हूँ, छोड़ो। तो एक काम करते हैं, यूनिट लगा देते हैं, फिर उसके अंदर थीटा बी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, उसके बराबर मिल जाएगा। यही काम करते हैं। चलो यहाँ जो फिक्स था इसको मैंने रोटेट कर दिया, एक ऐसा मूवमेंट लगाया जिसकी वजह से यहाँ पे आए यूनिट रेडियन। यूनिट रेडियन का अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन दे दिया। ठीक है सर। इफेक्ट कहाँ पे है? इफेक्ट लगाया है सर नोड 1 पे। ठीक है सर, नोड 1 पे इफेक्ट लगा हुआ है। अब हम स्टिफनेस लिखते हैं। स्टिफनेस 1 स्टिफनेस K11, स्टिफनेस एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 1, यही डेफिनेशन थी।
ठीक है, तो 1 पे निकालनी, हमें स्टिफनेस का निकालनी है एट 1। जहाँ 1 है वहाँ चुन्नू भाई को बिठा दो, बैठ गया भाई 1 पे। ठीक है, यूनिट रोटेशन एट 1, ओके। इधर से बैठ के मैंने ए को देखा, फिक्स है 4EI/L, यानी कि KB और KBC। ये देखो, इधर से बैठ के मैं देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, ये 4EI/L, ये 4EI/L, दोनों फिक्स हैं, तो 4EI डिवाइडेड बाय LBA 4EI/L डिवाइडेड बाय LBC, बिल्कुल दोनों 10-10 हैं, रख दिया 0.8 EI। मिली स्टिफनेस 1 अच्छा सर आपने तो बता दिया। अब ठीक है, यूनिट रोटेशन एट 1 और 2 पे देखते हैं। तो स्टिफनेस एट 2 ड्यू टू यूनिट रेडियन एट 1, यानी कि 1 पे अगर मैंने यूनिट रेडियन लगाया तो 2 के ऊपर क्या स्टिफनेस का इफेक्ट हुआ होगा। मैंने आपको अभी भी बताया था बेटा, अगर फार्दर एंड पे देखना हो, अब आपको कहाँ जाके बिठा दिया इसने, 2 पे, स्टिफनेस एट 2, तो बिठा दो भाई चुन्नू भाई को, ये लो चुन्नू भाई बैठा दिए। ये कौन सा हो गया, फार एंड हो गया। और अब ये भी मैंने बताया था बेटा, फार एंड वाला कंसेप्ट मिले मैट्रिक्स मेथड में तो क्या लगा देना, 2EI डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो यहाँ इधर तो आ गया 2EI, ठीक है, और ये यहाँ पे इफेक्ट था, ये दूर बिठाया हुआ है, तो 2EI डिवाइडेड बाय LBC। मैंने LBC कर दिया, ये लो यार, मिल गया मुझे 2EI/10 0.2 EI मिला। आया समझ में कैसे लिख रहे हैं स्टिफनेस। अब देखो यूनिट रोटेशन लगाता हूँ C पे, अगेन पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब मेरे को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यूनिट रेडियन देना है। यूनिट रेडियन दूंगा, उसका इफेक्ट देखूंगा, फिर उसको थीटा C से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ओवरऑल इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, यूनिट रेडियन से क्या करना है, यूनिट रेडियन से पहले मैं स्टिफनेस निकालूंगा, K@C लिखता हूँ पहले, इसे ये बच्चों को अच्छा याद रहता है। यूनिट रेडियन लगा के मैंने स्टिफनेस को समझा, स्टिफनेस को फिर मैं थीटा C से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस बिकम्स द फाइनल मूवमेंट एट C। तो वो ये जो मूवमेंट C निकल के आएगा वो अप्लाइड फिक्स्ड एंड मूवमेंट के बराबर होगा, इसलिए वो दोनों का सम 0 हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। चलिए सर करते हैं, K22 करते हैं, स्टिफनेस एट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 2। ठीक है, एट का है 2, तो बैठा दो चुन्नू भाई को 2 पे। तुमने लगाया मोमेंट इफेक्ट ये रहा, तो ये भाई कैसे हैं, ये तो भाई फिक्स है, बी वाला पॉइंट कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, तो क्या मिल गया 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ BC, रख देते हैं 4EI/10 0.4 EI। ठीक है सर। अबाउट स्टिफनेस 1-2 पे, स्टिफनेस एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 2, कहाँ पे 1 पे, चुन्नू भाई बैठो 1 पे। इफेक्ट कहाँ था, ये रहा। स्टिफनेस मेथड में ये कौन सा बन गया, फार एंड बन गया। फार एंड का मतलब 2EI डिवाइडेड बाय LBC, टन टना टन हो गया 2EI डिवाइडेड बाय LBC, रख दिए वैल्यू 10, बन गया 0.2 EI। यही आपका क्वेश्चन होने वाला है इसी टाइप के। तो अब मेरे को स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखनी है। देखो जैसे आप एलिमेंट्स मैट्रिक्स में लिखते थे ना, बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट है। याद करो, आपसे कहते थे ये A11, A12, A13, A22, A21 सॉरी, A22, A23 है ना, फिर A31, A32, A33, सेम वे में मैंने स्टिफनेस यहाँ लिखनी है, इसीलिए मैंने 1-1-1-2 की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। अब देखो, अब कुछ भी याद करने का नहीं है, अब आपको बस सिंपली स्टिफनेस मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी है। K11, K112 निकाला है, 0.8, 0.4, 22 की वैल्यू। एक बहुत अच्छी जो चीज़ यहाँ पे मैं अभी नोटिस करा देता हूँ, जो K21 और K12 है ना, ये आपस में इक्वल होने वाले हैं, 0.2, 0.2। यानी कि आपको जब आप क्वेश्चन करोगे, मैं तो यहाँ समझाने की वजह से आपको पूरा करके दिखाऊंगा, आप जस्ट K21 निकाल लो तो समझ जाना K12 उसके बराबर ही, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। अब इसका आगे सोल्यूशन कैसे करना, ये AD इज इक्वल्स टू ADL HD, ये सब की सब कन्वेंशनल के लिए है, यहाँ मैं फोकस नहीं करने वाला हूँ। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम इसके सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना सीख रहे हैं या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना सीख रहे हैं। वही आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें है तो अभी भी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बट एक फ्रेम बन गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 नहीं 3 है सॉरी, क्योंकि आप B के निकालोगे, इट वुड बी 3J माइनस M प्लस RE माइनस RR, सारी वैल्यूज रखी, मिली 3 मतलब आप कैसी बनेगी मैट्रिक्स, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी यार। याद करो, अब 3/3 की मैट्रिक्स में कैसे लिखना है, K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33,
आया, समझ में आ रहा है? अच्छा, वो 3 अननोन्स कौन कौन से होंगे जरा देखो। तुम यहाँ आओ, आराम से बस बैठ के देखो, यहाँ पे बैठे हो आराम से चेयर पे, ये लो और बैठ जाओ। यहाँ देखो, क्या बोलोगे? अरे पीयूष भाई क्या आप बिना, देखो ए तो अपनी जगह से हिल नहीं से रहा, सी जो है रोलर सपोर्ट है, तो सी तो अपने आप में आगे खिसका सकता हूँ मैं। ये लो एक अननोन डिस्प्लेसमेंट, साथ में सी जो है वो हिंज पार्ट भी है, तो वो रोटेट कर सकता है। लो थीटा सी, तो डेल्टा सी थीटा सी दिख गया। अगर ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये भी तो ऐसे रोटेट कर सकता है यार। यहाँ क्या मिल गया मुझे? थीटा बी, थीटा बी थीटा सी डेल्टा सी। देखा, 3 अननोन्स मिल गए। और अननोन्स को निकालने का क्या तरीका है? मैट्रिक्स मेथड। चलो अब देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए। तो एज पर स्टैंडर्ड नोटेशन, हमें ये जो थीटा बी थीटा सी डेल्टा सी है, इनको एक ना एक नंबर देना पड़ेगा, जिसको मैंने दे दिया है यहाँ पे 1 2 3। और अगर आप फाइनली डिफ्लेक्टेड शेप बनाएं फॉर गिवन लोड, मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं कहता यही बनेगा या यही सही है, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से जितनी अभी तक हमने पढ़ाई की है वो मुझे ऐसा ही बनता दिख रहा था कि ये पॉइंट 3 था, मैंने कहा 3, ये लो इस वाली डायरेक्शन में इसको 3 कहेंगे, थीटा सी की रोटेशन को 2 कहेंगे, और 1 की रोटेशन को, यानी कि थीटा बी की रोटेशन को 1 कहेंगे। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा जो काइनेमेटिक अननोन्स हैं उनको आप एक नंबर देते हो और उस नंबर के अकॉर्डिंग आप एक स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हो। अब देखो ये कितना क्लियर हो रहा है, इसलिए मैं अब स्लो बोल रहा हूँ और क्लियर बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती चली जाए। अब आओ नीचे आओ। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा? सर सिंपल एंड जो आपने स्टेप बोला था, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना। जो गिवन लोड है उसके अकॉर्डिंग मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल दिया है। बी पॉइंट को फिक्स मानूंगा, सी पॉइंट को फिक्स मानूंगा, करेक्ट? यही बोला था। दिखाओ मुझे लोडिंग, दिखाओ। ये रहा 24 का माइनस पी एल बाई 8, 48 का भी माइनस पी एल बाई 8, क्योंकि दोनों तरफ 2 2, ये 3 3 6 है। ओके, जो भी आया रखने पे ये आया -18, इधर +18, -26, 24 +24 ऑन सी। अगर आप बी पे देखें, 2 मूवमेंट है, दोनों को जोड़ दो तो फाइनली क्या मिला? -6 किलो न्यूटन मीटर। माइनस का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये बात क्लियर हो गई है। मूवमेंट एट बी पे मुझे फिक्स्ड एंड मूवमेंट मिल गए। तो हमने क्या करा? हम सर एक अननोन को पकड़ेंगे और उसे घुमा देंगे। यही करता आया हूँ मैं, यही बोलता आया हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई मूवमेंट लगाना पड़ेगा एम बी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रोटेशन है वो थीटा बी हो जाए। मैंने कहा यार इतना बड़ा चीज़ तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले इसको यूनिट से रोटेट करूँगा, बी को। ठीक है, किस डायरेक्शन में रोटेट करूँगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट की वजह से आया, यहाँ पे क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज आया। एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग मैंने अपोजिट डायरेक्शन में उठा के उसको 1 रेडियन का कह सकते हो रोटेशन दे दिया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, उसके अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो प्लस माइनस अपने आप देख लेती हैं चीज़ें, क्योंकि हम सिर्फ स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज़ लाइक दिस। तो मेरे को यहाँ पे उल्टा लगाना चाहिए था ऐसे, मतलब कि जो मैंने ये था इसको रोटेट करके फाइनली ऐसे घुमा दिया, यानी कि इसको ऐसे रोटेट नहीं करा, इसको थोड़ा ऊपर रोटेट कर दिया। थोड़ी सी गलती हो गई बट कर दिया है। तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी वजह से हम क्वेश्चन लिखते हुए गलती नहीं करेंगे, सिर्फ हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखनी है, सो दिक्कत नहीं आएगी अभी। देखो 1 रेडियन का रोटेशन दूंगा बी पॉइंट पे, ठीक है। 1 रेडियन का रोटेशन अगर मुझे मिला है तो इसकी वजह से मैं स्टिफनेस निकाल लूँगा। स्टिफनेस निकाल लूँगा तो मुझे पता है वो m/θb होता है, सो आई कैन नो नाउ थीटा बी डिवाइडेड m/b/k। इस तरीके से मैं निकाल लूँगा। यही करता आया हूँ सर, यही करूँगा। अब देखो k 1 1 निकालना है हमें, तो स्टिफनेस एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 1 पे हमने यूनिट रोटेशन लगा दी, यानी कि बी पे जिसको थीटा बी वाले पोर्शन को 1 लाइन दिया हुआ है 1
2 एंड 3, ठीक है। सो 1 पे हमने यूनिट रोटेशन दे दी, स्टिफनेस एट 1, बिठा दो भाई चुन्नू भाई को 1 पॉइंट पे बिठा दिया। अब चुन्नू भाई दूर देखेंगे ए को और देखेंगे सी को, तो क्या मिल रहे हैं भाई, दोनों फिक्स, तो क्या मिलेगा 4EI डिवाइडेड बाय एल बी ए, 4EI डिवाइडेड बाय ये लेंथ बी ए एंड 4EI डिवाइडेड बाय एल बी सी, बिल्कुल सही। दोनों को जोड़ दो, टोटल स्टिफनेस कितनी हो गई 1.67 EI हो गई। आई बात समझ में? ठीक है सर। अच्छा अपन ने तो इफेक्ट कहाँ दिया है 1 पे, तो पीछे वाला 1, अब इफेक्ट देखते हैं 2 पे, स्टिफनेस एट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 1। आपने कहा ठीक है सर दिखाओ। अच्छा 2 पे क्या इफेक्ट होगा एट 2, मतलब चुन्नू भाई को बिठाओ 2 पे, बिठा दिया सर। ये तो फार एंड हो गया, अरे वाह, अगर फार एंड हो गया तो ये तो 2EI डिवाइडेड बाय एल सी बी वाला कंसेप्ट आया, तो मैंने भी यही कर दिया भाई, 2EI डिवाइडेड बाय एल बी सी, रख दी वैल्यू, ये हो गया 4, गिवन था 0.5 EI। अब तीसरा, स्टिफनेस एट 3 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 1, तो 3 पे बिठा देते हैं, ये लो यार बिठा दिया। यार सर गड़बड़ हो गई, बोलो कैसे, मैं पूछूंगा कैसे, अरे सर आपने यूनिट रोटेशन दिया, अब मैं यूनिट रोटेशन की वजह से ये एक्सियल डिफॉर्मेशन से कैसे रिलेट करूं? मैं कहूँगा बेटा एक काम कर, अगर कन्फ्यूजन है ना तो तू अभी रुक जा, अभी के लिए 1 सेकेंड के लिए, अगर तू इमेजिन नहीं कर पा रहा है इसको छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे। अपन इसको ये पता है जब K31 सॉल्व करेंगे और K13 जो K31 है ये K13 के बराबर होना है, तो K13 जब सॉल्व करेंगे तब शायद हमें आइडिया लग जाए कैसे आ रहा हो। तो अभी के लिए कुछ सेकंड्स के लिए इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसको देख लेंगे, फिर वही वैल्यू यहाँ लिख देंगे, चलेगा? ठीक है सर, ये आपने पहले बता दिया था तो चलेगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार कन्फ्यूजन को ना रखते हुए जो जो हम काम कर सकते हैं पहले वो करते हैं। फिर करते हैं यूनिट रोटेशन एट सी, यूनिट रोटेशन एट सी कर दो, यानी कि 2, जिसको मैंने 2 नंबर दिया है उसको यूनिटली रोटेट कर दिया, एंड अपोजिट में यूनिट रेडियन दिया है इसको, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड थिंग्स। सबसे इजी K22, क्या चुन्नू भाई को कहाँ बिठाना है, स्टिफनेस एट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 2, बिठाओ। ओके यहाँ पे क्या है, बी फिक्स है सर, क्या मिलेगा 4EI डिवाइडेड बाय एल बी सी मिलेगा, ये लो K22 इज दिस थिंग, मिल गया EI। अब आते हैं अगले पे, K12 स्टिफनेस एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 2, स्टिफनेस एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 2, स्टिफनेस कहाँ चाहिए 1, 1 कहाँ है, ये रहा, बिठा दो भाई चुन्नू भाई को 1 पे। अच्छा अरे ये तो फार्दर एंड हो गया काम, 2EI बाय एल, तो 2EI डिवाइडेड बाय एल सी बी, लो सर 0.5 EI। एक मैंने तुमको कहा था बेटा जो K21 हो वही K12 आ जाएगा, दिखाऊं? देखो ऊपर K21 इज 0.5 EI और K12 इज ऑल्सो 0.5 EI। फिर भी देखो निकाल के दिखा रहा हूँ, लिख सकता था बट सिमिलरली मैं नहीं लिखना चाहता हूँ तो इसीलिए। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, स्टिफनेस एट 3, मतलब जो 3 है, मतलब हमारा जो चेंज ये रोटेशन की वजह से जो 3 में यानी कि जो डिफ्लेक्शन होना है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, उसमें कोई तुम्हें चेंज दिखने को मिलेगा क्या एट पॉइंट 3 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 2, मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला है सर। आप ये सी जॉइंट को जो रोटेट कर रहे हो तो इसके सी के डिफ्लेक्शन से क्या लेना देना है, मुझे ये बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन से लेना देना नहीं है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है तो 0 रखो, इसको रख दिया सर। अब आप बोलोगे सर ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते थे, ये 3-1 पे यहाँ पे भी तो यूनिट रोटेट किया है, यहाँ पर सी ऐसे ही तो होगा, और ये सी जो है इसका मैं कहूँगा नहीं यार ये लेंथ है, जब आप रोटेट करते हो ना तो थोड़ा सा जो डेल्टा होता है ना सी का, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इन रियलिटी। तो या मैट्रिक्स मेथड में हम डेल्टा कंपेयर कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, इसको छोड़ दिया है ताकि आपको जब K13 पे होगे तब आपको समझ में आएगा ये क्या हुआ है। दिखाता हूँ देखो, अब आते हैं 3, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं 3 पे, 3 ये रहा, मतलब सी पॉइंट ही है 3 बट 3 एक डायरेक्शन है, ओके वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वहाँ मैंने दे दिया रेड कलर से दिख रहा है आपको, Δ1 यूनिट का दे दिया। ऐसा करने से ये देखो रेड में मैंने बनाया हुआ है एक अलग से कर्व, मिल गया। 1 पे देख रहे हो, ये जो 1 नोड बनाया था मैंने, नोड नंबर 1,
इस पे एक चीज़ दिख रही होगी तुमको, डेल्टा आया। अब इसको देखो, मैं थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम से बना के दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये ए बी फिक्स ही है, ए बी फिक्स है, और इसको डेल्टा घुमाऊंगा तो यहाँ एक मूवमेंट नहीं आ जाएगा, -6 डेल्टा बाय एल स्क्वायर आएगा, और इधर -6 डेल्टा बाय एल स्क्वायर आया। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये बात आ गई समझ में। अच्छा, मैंने तुमको पूरे के पूरे सिस्टम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि यार हमको तो सर K33 निकालना। अभी इसको यहीं छोड़ दो, बस इसको यहीं छोड़ दो, अभी मैं ऊपर जाऊंगा वापस से आपको कुछ चीज़ याद दिलाने। स्टिफनेस एट 3 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 3। स्टिफनेस एट 3, K33 क्या है? स्टिफनेस एट 3 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 3। तो 3 भाई जो हैं इसके ऊपर बिठा दो चुन्नू भाई को। अरे ये तो यूनिट डिस्प्लेस हुआ है। अब इसका याद करो क्या होगा सर, जो भी यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा HC, उसको डिवाइड बाय मैं डेल्टा करूँगा, ठीक है। सो ही मेरे को क्या मिल जाएगा? स्टिफनेस मिल जाएगी। कैसे? ये तो मैंने बताया था आपको P बाय डेल्टा वाले कंसेप्ट से, करेक्ट। क्योंकि एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल है तो AE बाय L वाला इफेक्ट तो मुझे लेने की ज़रूरत है नहीं। हम सिर्फ कौन सा इफेक्ट लेंगे? ये जो खिसका है। अभी कैसे देखो, ये मूवमेंट ए रहा, ये मूवमेंट ए रहा, यहाँ पे ये आपको याद होगा मैंने ऊपर प्रूफ करके बताया था 12VI डेल्टा बाय एल क्यूब, ABB लिखा है मैंने स्पेसिफिकली, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये रिएक्शन है, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन है। मुझे तो सिर्फ सर ये याद है, ये 12VI बाय एल क्यूब डेल्टा बाय एल क्यूब आपने बताया था। तो ये अगर इस साइड है हॉरिजॉन्टली तो ये इस साइड ही हो गया, ये इस साइड है तो HC भी मिल गया मुझे, तो HC डिवाइडेड बाय डेल्टा कर दूंगा तो 12VI बाय एल क्यूब मिल गया। आई बात समझ में? सो 12EI बाय एल क्यूब इज K33 इज this thing divided by delta, this is 12 by L cube, L is 6 meters, we got this thing। अब आपको ये बोलोगे कहाँ से आया, क्या आया, ये वाली चीज़ के लिए मैं आपको अब यहाँ ले चलता हूँ जो मैंने ऊपर स्टिफनेस बताई थी बेटा, कि देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्टिफनेस ये रही मेरे बच्चों, ये रही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि जब आपका वर्टिकल डिस्प्लेस हुआ था तो यहाँ रिएक्शन आई थी RB, और फिर मैं समझा रहा था इसकी स्टिफनेस स्प्रिंग स्टिफनेस जैसी होती है, RB डिवाइडेड बाय डेल्टा 12VI बाय एल क्यूब। आई याद? तो वही कंसेप्ट उठाया सेम टू सेम और यहाँ पे लगा दिया 3 में। ओके सर, अब हमको K33 तो समझ में आ गया, अब K32 की बात करते हैं। ओके, स्टिफनेस एट 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 3। ओके सर, 2 पे चलो, चुन्नू भाई को बिठाओ। बिठा दिया सर। अच्छा, इस पे जो डिस्प्लेस हो रहा है इसकी वजह से 2 के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सर, थीटा के, मैं कहूँगा बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब सर K23 जो है वो 0 है, हटाओ इसको बिल्कुल सर। ठीक है सर, अब K13 की बात करते हैं क्योंकि K31 हमने छोड़ दिया था। अब देखो यहाँ पे 1 पे जाओ, चुन्नू भाई को बिठाओ और एकदम से इसको डिस्प्लेस कर दो। चुन्नू भाई को क्या लगा, रहे यार डिस्प्लेसमेंट हुई है, देखो ये डेल्टा देने से, और वो किसके बराबर होगी? वो कुछ इसके बराबर होगी, -6 डेल्टा बाय एल स्क्वायर, जो आपको मूवमेंट है ना, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, उसके बराबर होगी, क्योंकि आपका तो m बाय थीटा होता है। आपका मोमेंट, ये जो स्टिफनेस है ये क्या है? m बाय थीटा है। तो लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, m आपका मोमेंट हो गया -6 डेल्टा बाय एल स्क्वायर, मोमेंट एट b, ये क्या है? थीटा, ठीक है। जो ये थीटा है ये आपको बेसिकली 1 मिलना है, यूनिट है, हम ऊपर सब कुछ यूनिट में लगा के चल रहे हैं, और डेल्टा भी हमने यूनिट डाला हुआ था, इसके लिए आपको क्या मिल गया? -6EI बाय 6 स्क्वायर। आई गॉट दिस थिंग। तो इस तरीके से ही आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। आप इस चीज़ में ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आप सोचोगे यार सर ये m बाय थीटा है, नहीं आप तो θ1 यानी कि θB दो हमको, तो आप उसको 1 कैसे मान सकते हो? आप तो अज्यूम डेल्टा को 1 कर रहे हो। देखो यार ये मैट्रिक्स मेथड है, इसको ऐसे ही सॉल्व करा जाता है। मैं तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक से कनेक्ट कर दूँ। आपको चीज़ें याद रखनी है कि आपको जब ये रिएक्शन वाला इफेक्ट मैंने देखा यहाँ पे B पॉइंट पे, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो आपको उस केस में स्टिफनेस -6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर के फॉर्म में और डेल्टा को 1 रख के ही निकालनी पड़ेगी। तो माइनस का
0.167 EI मिलेगा आपको। तो मैंने आपको कहा था कि भाई K13 और K31 आपस में बराबर हैं, इसी वजह से K13 की वैल्यू माइनस का 0.167 EI हो जाएगी, यानी कि स्टिफनेस नेगेटिव में भी मिल सकती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, यही चीज़ तो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो कि हम क्या करते आए हैं आज तक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, इस पॉइंट को ज़्यादा डिसलोकेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वहाँ एक्शियल डिफॉर्मेशन और शेयर फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और मैट्रिक्स मेथड में है, इसलिए आपने यहाँ जब रोटेट किया है तो ये थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट तो मुझे चाहिए स्टिफनेस में। इसी वजह से वो चीज़ उस टाइम हो सकता है जब मैं बोलता समझ ना आए, इसलिए मैंने बोला कि इसे रोक के रखो, जब K31 की बात होगी तब आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। So now I can write the stiffness. I got all these values. So I've written it K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. मिल गई stiffness matrix. Okay. So I think we are done up to 50 minutes. So ये part A हो गया, अभी मैं part B बनाता हूँ आप लोगों के लिए अगला। So till then I request you guys, please subscribe to this channel, share it with your friends, and if you have any query, please mention it in the comment section below. Till now I have discussed the most important conceptual building questions. You may not find these questions in the GATE, ESC or SSC JEE, because I have taken out from sources of books, NPTEL and other stuffs, so that I can teach you how to write the stiffness matrix. And these three are like level 1, level 2, level 3. तो जो हमारे आज तक 25 साल के क्वेश्चन है ना, उनके देख के मैंने ये 3 क्वेश्चन स्पेशली चूज़ किए कि आप लेवल सीख जाएं कि भाई इनसे ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अब पार्ट बी का वेट करें, जिसमें हम 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एंड यू विल गेट द ग्रेस्प ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। So God bless you all. Until then, keep revising. Thank you.